जब हमने कल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज किया, तब मैंने आपको क्या बताया था कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इर्रेशनल कंजम्पशन करेंगे रिसोर्सेज की, या अगर रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करेंगे, तो बहुत सी सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हाँ जी, कुछ कहना है बेटे आपको खुशप्रीत? माइक ऑन करो या मैसेज राइट कर दोगे? बच्चे आज क्लास कनेक्ट नहीं हो रही होगी जशनप्रीत की, आई एग्री विद यू। आज +2 क्लास बी के बच्चे भी नहीं कनेक्ट कर पाए। मुझे लगता है ये उन्होंने करकून ना दिया हो कहीं जूम ने। बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे आज, पर मेरे फ़ोन तो सही है, तो उसे को की कोशिश करें। जूम में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? ठीक है, उसे मैसेज लगा दो कि ट्राई करती रहो। हाँ जी, देखो, तो कहते दिस हैव बीन, तो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो थिंकर्स हैं, वो भी यही चाहते थे कि कंजर्वेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। कहते गांधी जी ने हमेशा अपना कंसर्न दिखाया है, आवाज उठाई है इस बात के लिए कि रिसोर्सेज कंजर्व करना चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन कवर होता है? यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाता है कि व्हाट वाज गांधी जी व्यूज अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन, कि गांधी जी के क्या व्यूज हैं रिसोर्सेज को संभालने के बारे में, बचाने के बारे में। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को ध्यान से करो। यहाँ पे ये चीजें आ जाती हैं, बी गांधी जी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मतलब यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक तो ये लाइन और एक लास्ट वाली लाइन। इन दोनों लाइंस में से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। कहते हैं हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे सबकी इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, हर किसी की जरूरत को पूरा करने जितना है, पर किसी की ग्रीड, किसी का लालच नहीं पूरा किया जा सकता। तो आमतौर पे ये आ जाता है कि ये वर्ड किसके हैं, तो ये वर्ड महात्मा गांधी के हैं। तो महात्मा गांधी ने हमेशा ये कहा है कि जो ग्रीडी लोग हैं, जो लालची लोग हैं, या जो सेल्फिश इंडिविजुअल हैं, जो लोग अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारी एक्सप्लॉइटिव नेचर की, ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिससे नेचर खराब होती है, ये चीजें रूट कॉज है, कारण है रिसोर्सेज के खराब होने का अर्थ भी। 3 कारण बताए हैं। कौन कौन से 3 कारण बताए हैं? पहला बताया ग्रीड। दूसरा रीजन गांधी जी ने क्या बताया है? सेल्फिश इंडिविजुअल। तीसरा बताया है एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये 3 चीजें हैं, एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, सेल्फिश इंडिविजुअल और लोगों का लालच। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कारण है। किस चीज का कारण है? ग्लोबल डेप्लीशन का। जो अर्थ पे इतने रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, उसका ये 3 रूट कॉजेज है। ठीक है, तो ये गांधी जी का कहना है। अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, पता क्या होता था पुराने जमाने में? पुराने जमाने में, या ये तो अंग्रेजों से पहले, जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, तब ना जैसे एक विलेज है ना, ये विलेज है, हर घर में वीविंग हो रही है, हर घर में। यहाँ पर भी वीवर काम कर रहे हैं, यहाँ भी वीविंग हो रही है, यहाँ भी कपड़ा बनाया जा रहा है, हर घर अब कपड़े बना रहा है अपने घर में, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स। तो इससे क्या हो रहा है? एक विलेज के 50,000 लोगों को काम मिल गया, सपोज करो। अब अगर इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन बाय मासिस। जब ये चीज हो रही है ना, एक विलेज है, उसमें हर व्यक्ति, हर किसी के घर में काम हो रहा है, कपड़ा बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन। की प्रोडक्शन तो देखो हो ही रही है, प्रोडक्शन बाय मासिस। ठीक है, ये पेन आज ना कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। प्रोडक्शन बाय मासिस, मासिस वर्ड का मतलब होता है ज्यादा लोग। ठीक है, अब अगर इसकी जगह पे, ये विलेज में तो कपड़ा ना बने, उसकी जगह पे एक फैक्ट्री लग जाए, यहाँ पे एक फैक्ट्री लग गई, इस फैक्ट्री में 5 लोग एम्प्लॉयड है, बाकी सारी मशीन नहीं है, ये फैक्ट्री उतना ही कपड़ा बना दे जितना वो पूरा विलेज बनाता था। इसे हम कहेंगे मास प्रोडक्शन। थोड़े से लोगों को काम मिला, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। तो गांधी जी कहते हैं हमें मास प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। गांधी जी कहते हैं हमें मास प्रोडक्शन नहीं करवानी, हमें प्रोडक्शन बाय मासेस करवानी है, वो विलेज वाला सिस्टम। गांधी जी कहते हैं हमें तो विलेज वाला सिस्टम करवाना है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटे, आज ना जूम में प्रॉब्लम है, तभी इतने बच्चे लेफ्ट हुए जा रहे हैं, बाहर जा चली जाती हूँ। खैर, तो गांधी जी क्या चाहते हैं? गांधी जी चाहते हैं कि प्रोडक्शन मासिस करें, प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन हो ना कि मास प्रोडक्शन हो। ठीक है,
तो ये चीज समझ आ गई तो बेटे मैसेज करो जरा। ठीक है बेटा, ये लाइन को ध्यान से समझ लो, हो सकता है ये लाइन आपको रीजन एसेशन क्वेश्चन में ये टॉपिक बन के आ जाए भी क्या मतलब होता है कि गांधी जी मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे बट प्रोडक्शन बाय मासिस की, तो इसका क्या मतलब है, हो सकता है ये पेपर में आ जाए आपको। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लो। मैम मास प्रोडक्शन एंड, एक मिनट जस्ट वेट मैं अपना मैसेज पढ़ती हूँ बेटा। एंड प्रोडक्शन ऑफ मासिस में डिफरेंस बताना, सुनो ध्यान से, यही डिफरेंस ही मैंने बताया था। मास प्रोडक्शन का तो मतलब है कि फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हो जाए और बहुत कम लोगों को काम मिले, मास प्रोडक्शन का ये मतलब है कि फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हो जाए और 5-6 लोग, थोड़े से लोग काम करते हैं। प्रोडक्शन बाय मासिस का मतलब है कि घरों में प्रोडक्शन हो, ज्यादा लोगों को काम मिले। अगर मास प्रोडक्शन होगी, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होगी, तो प्रॉफिट थोड़े से लोगों के पास चला जाएगा, बाकी लोग गरीब रह जाएंगे। अगर प्रोडक्शन बाय मासिस होगी तो ज्यादा लोगों को पैसे मिलेंगे और प्रोडक्शन भी हो जाएगी, यानी कि जो घरों में लोग काम करते हैं उनके काम ना छीनने जाए। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन करवाने की जगह पे घरों में लोगों से प्रोडक्शन करवाई जाए, ये है डिफरेंस इसका। हाँ जी, अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल, अब हम टॉपिक कर रहे हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। पहले तो हमने सिंपल बता दिया भी मतलब इरेशनल कंजम्पशन नहीं करनी, वो नहीं करना। फिर हमने गांधी जी ने जो कहा वो बता दिया। गांधी जी की वो बात बता दी कि हर किसी की जरूरत पूरी हो सकती है पर किसी की भूख या लालच नहीं पूरा हो सकता। फिर हमने गांधी जी की मास प्रोडक्शन वाली बात बता दी। इसके बाद इस पैराग्राफ में भी काफी कुछ है जो हमारे काम का है, जो हम इस टॉपिक में लिख सकते हैं। देखो, कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ना एक क्लब ऑफ रोम है, इंटरनेशनल लेवल पे है क्लब ऑफ रोम। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन को उन्होंने पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से शुरू किया था बड़े लेवल पे। तो छोटे मोटे लेवल पे तो रिसोर्स कंजर्वेशन का काम चल ही रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने एक रिसोर्स कंजर्वेशन का काम एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरू किया 1968 में। ये आपका एक पॉइंट हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में कि 1774 में गांधी जी की जो फिलॉसफी है, ये वाली, ये गांधी जी की फिलॉसफी है ना, ये वाली गांधी जी की फिलॉसफी को शुमाकर ने, शुमाकर एक पर्सन है, एक बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में राइट किया। इस सारी थ्योरी को गांधी जी को शुमाकर ने राइट किया। तो द सेमिनियल कॉन्ट्रीब्यूशन, सेमिनियल वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसका फ्यूचर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े, ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट। तो ये और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया किस चीज ने, ग्लोबल लेवल पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये 1987 में पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट का भी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके बहुत ज्यादा सेमिनियल प्रभाव था, मतलब काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस रिपोर्ट का। अब आप पूछोगे कि मैडम इस रिपोर्ट में है क्या। पहली बात तो ये कि ये ग्लोबल लेवल की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया। इस रिपोर्ट में ये राइट किया गया कि कैसे रिसोर्स कंजर्वेशन करनी है। फिर इन सारी इस रिपोर्ट को, सारी रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर बुक में पब्लिश भी किया गया। ठीक है, रिपीट कोई कर देती हूँ पुनीत। एक और एफर्ट वो था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, और सबको पता ही है आपको। 4 बातें बताई हैं मैंने आपको, 4 बातें रिपीट कर देती हूँ, वेट करो 1 मिनट। इस पैराग्राफ की 4 बातें हैं। पहली बात क्या है, क्लब ऑफ रोम बना इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, जिसमें रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हुई पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से 1968 में, ये पहली बात है। दूसरी बात को मैं ग्रीन कलर से बता रही हूँ, 1774 में शूमाकर ने गांधी जी की फिलॉसफी को स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक में राइट किया, ये दूसरी बात है। अब मैं तीसरी बात बताती हूँ आपको ब्लू कलर से। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश हुई 1987 में। ये ग्लोबल लेवल की एक रिपोर्ट थी। किसके बारे में थी ये रिपोर्ट, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में छपा। कौन सी बुक में छपा है ये रिपोर्ट, कौन सी बुक में छपी है, आवर कॉमन फ्यूचर बुक में छपी है। एक ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर बुक में छपी है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात बताती है।
उसके बाद चौथी लाइन मैंने आपको क्या बताई है कि वही पुरानी बात कि रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में एक अर्थ समिट हुई। ये 4 बातें हैं किसके बारे में, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में होने वाले एफर्ट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हुए। ये 4 एफर्ट्स आपने अगर आपको रिसोर्स कंजर्वेशन क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने सिंपल रिसोर्स कंजर्वेशन का मीनिंग बता देना है, फिर आपने गांधी जी की फिलॉसफी बता देनी है, फिर आपने क्लब ऑफ रोम बता देना है, फिर आपने स्मॉल इज ब्यूटीफुल शूमाकर की बुक के बारे में बताना है, फिर आपने ब्रंटलेट कमीशन रिपोर्ट बतानी है, फिर आप जो कि आवर कॉमन फ्यूचर बुक में राइट हुई छपी। उसके बाद आपने रियो डी जेनेरियो ब्राजील का तो चाहे आप बड़ा एक्सप्लेन कर देना, पिछले पेज पे भी है आपके पास मटेरियल, चाहे वहां से लेके एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब क्लियर हो गया तो मैसेज कर दो जरा। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। आज बेटे आप लोगों की क्लास बार बार कट रही है, मैं ऊपर देख पा रही हूँ, कोई नहीं आप लोग वीडियो सुन लेना, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँगी। आगे देखो क्या है, लैंड रिसोर्सेज। हाँ जी, सबका आंसर यस में ही आया है या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे है लैंड रिसोर्स। अब हमारा ये टॉपिक ना बेटे कंप्लीट हो गया। अगर आपको टॉपिक पूरा पेपर में आता है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पे आप क्वेश्चन लिखो, अगर आपको पेपर में आता है तो आप पहले तो वो 3 बातें लिख दोगे, आइडेंटिफिकेशन वाली, फिर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन सेटअप वाली, फिर नेशनल डेवलपमेंट के को मैच करना है उसके साथ, नेशनल डेवलपमेंट गोल को रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ मैच करना है। 3 बातें वो बता दोगे। फिर आप उसके बाद वो चीज़ें बताओगे कि हिस्ट्री में हमारे साथ क्या हुआ था। ठीक है, ये आपको मैंने कल बताया था ना कि बाकी कंट्रीज हमारे देश के रिसोर्सेज के लिए इंडिया में आ गए थे, वो सारी चीज़ें आप बताओगे। उसके बाद आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी उसमें लोगे, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, गांधी की फिलॉसफी, वो सारा कुछ बता के आपका टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आपका टॉपिक नेक्स्ट आ गया लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है, इजी है टॉपिक, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहते हैं हम जिस लैंड पे रहते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी इसी लैंड पे करते हैं। ऑब्वियसली हमने अगर दुकान खोलनी है, कोई बिजनेस चलाना है, लैंड में करते हैं, हवा में तो करते नहीं है। और इसलिए हम लैंड का इस्तेमाल कई अलग अलग तरीकों से करते हैं। ये भी आपको पता है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंड पे क्या कुछ होता है, एक तो जो पेड़ पौधे लगते हैं वो लैंड पे लगेंगे, एनिमल्स लैंड पे रहेंगे, ह्यूमन बींग लैंड पे रहेगा, और हमको पैसे कमाने के काम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो भी सारी लैंड पे होंगी। ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सब लैंड पे होगा, मतलब ये आप कर लोगे। पर लैंड जो है वो एक ऐसा asset है जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। चलो मुझे फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मीनिंग भेजो, मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी का मैसेज नहीं आया तो सुनो। फाइनाइट होता है लिमिटेड, मैग्नीट्यूड होता है साइज। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो किसी ने भेजा आंसर, हाँ तीनों ने भेज दिया, महक ने भेज दिया, शाबाश। फाइनाइट होता है लिमिटेड, मैग्नीट्यूड होता है साइज, कि हमारी जो अर्थ है वो लिमिटेड साइज में है, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेस विद केयरफुल प्लानिंग। जब हमारे पास कोई चीज़ फिक्स होती है, पूरी पूरी होती है हमारे पास कोई चीज़, तो हमें ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है, केयरफुली प्लानिंग करके उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडिया, अब अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पिछले से पिछले साल आया था 3 नंबर में। ये क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हम कर रहे हैं, ये 3 नंबर में आया था पिछले साल, इसलिए इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी में रिलीफ फीचर है। रिलीफ फीचर का मतलब समझते हो, लैंड फॉर्म, प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, इसको कहते हैं रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर कह देते हैं इसको, कह देते हैं इसको, टोपोग्राफी कह देते हैं इसको। टोपोग्राफी इंडिया की अलग अलग है, रिलीफ फीचर है हमारा ये। ठीक है, तो इसमें हमारे इंडिया में क्या कुछ आ जाता है, एक तो माउंटेन आ जाता है, प्लेट्यू आ जाता है, प्लेन आ जाता है। ध्यान से कर लो, ये 3 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, इंडिया की रिलीफ फीचर। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू भी बनता है, इसको अच्छे से कर लेना। और आइलैंड भी है हमारे देश में। ठीक है, 43% हमारी जो लैंड है उसके ऊपर प्लेन्स है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हमारा यूपी, ये सारे हैं 43% लैंड। और इस 43% लैंड पे हम करते क्या है, इसमें हम एग्रीकल्चर चला करते हैं अपनी, और इंडस्ट्री करते हैं अपनी। ठीक है, माउंटेन्स जो है हमारे पास वो कितने परसेंट है, 30% जमीन पे माउंटेन्स है हमारे कंट्री की, 43% पे प्लेन्स, और 30% पे क्या है हमारे पास, माउंटेन्स। और माउंटेन से हमें देखो, लैंड से हमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर होती है, बता दिया था।
माउंटेन्स से हमें क्या मिलता है? माउंटेन से हमें रिवर्स मिल रही है, पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जिसमें सारा साल पानी रहता है। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जिनमें पानी बर्फ के मेल्ट होने से आता है। और माउंटेन्स भी लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। माउंटेन्स में इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए माउंटेन बहुत जरूरी है, इकोलॉजी बनी रहती है। तो उसके बाद 27% जो हमारा एरिया है साउथ इंडिया वाला, वहाँ पे हमारे प्लेट्यूज हैं, पठार है। वहाँ से हमें क्या मिलता है? वहाँ से हमें मिनरल मिलते हैं, वहाँ से हमें पेट्रोल और कोल फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, और वहाँ पे हमारे जंगल भी हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद अगला टॉपिक आ गया, मुझे लगता है ये क्लियर होगा। चलो लिख के बताना मुझे कितने परसेंट माउंटेन है हमारे इंडिया में। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ माउंटेन्स आर देयर इन आवर इंडिया। अगला क्वेश्चन है लैंड यूटिलाइजेशन का। वेरी गुड टीनू, शाबाश। चलो एक आधा क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। प्लेट्यू रीजन के हमें क्या फायदे हैं? इंडिया में प्लेट्यू रीजन है 27%, उससे हमें क्या मिलता है प्लेट्यू रीजन से? मैसेज दो, करो, इंडिया में हमें प्लेट्यू रीजन से क्या मिलता है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन चलो और पूछ लेती हूँ। गांधी जी की फिलोसफी को शुमाकर ने कौन सी बुक में राइट किया है? गांधी जी की फिलोसफी को शुमाकर ने कौन सी बुक में राइट की है? उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, क्या पूछूं, हाँ, गांधी जी किस चीज को पसंद करते थे? मास प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन बाय द मासेस को? गांधी जी किस चीज को पसंद करते थे, मास प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन बाय द मासेस को? इतने क्वेश्चंस का आंसर दे लो पहले आप मुझे, फिर मैं बताऊंगी किसने सबसे पहले आंसर दिए। हाँ जी, चलो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर पहले मैं ना ये थोड़ा सा इतना सा टॉपिक पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके आपके आंसर दिखाऊंगी। ये टॉपिक पहले मैं पढ़ा लूँ इतना सा जो रह गया, उसके बाद हम स्क्रीन चेंज करेंगे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। सुनो ध्यान से कि हम लैंड को कैसे कैसे, फर्स्ट पैरा रिपीट करना, ये वाला पैरा। कोई नहीं पुनीत, तेरी क्लास कट होगी, बहुत आसान पैरा है, तू वीडियो में देख लेना बेटा, मुश्किल नहीं आएगी। क्लास कट हो गई थी क्या? क्योंकि समझ ना आए ये तो हो नहीं सकता। पुनीत बताना जरा बेटे मैसेज करके। लैंड यूटिलाइजेशन देखो, लैंड को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। कहते हैं लैंड रिसोर्सेज को हमारे कंट्री में, इससे पहले वाला पैरा कौन सा है? इससे पहले वाला कि उसमें सिर्फ इतना है कि लैंड, इससे पहले वाला जो पैरा है उसमें सिर्फ इतना है कि लैंड पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, एटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। लैंड पे वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, ह्यूमन लाइफ है, और लैंड एक ऐसा फाइनाइट मैग्नीट्यूड है जो कभी भी खत्म नहीं होता, सॉरी जो लिमिटेड है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड साइज है लैंड का। उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन देखो, कहते जो लैंड रिसोर्सेज है उसके हम इंडिया में कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। पहला तो जंगल, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो हमने कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट्रीज है, जंगल है। उसके बाद वो लैंड जो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। दूसरे नंबर पे वो जमीनें आ गई जिन पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती, जैसे कि बैरन और वेस्ट लैंड। बैरन और वेस्ट लैंड कौन सी होती है? जैसे कि जिसमें थिन सॉइल हो, पतली मिट्टी हो, रेता हो, सैंड हो, डेजर्ट हो, ऐसी जिन पे खेती बाड़ी हो नहीं सकती, उनको हम बैरन और वेस्ट लैंड कहते हैं, ठीक है। वो हो गई। फिर नॉट, जिस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं होती उसमें और क्या आ जाएगा? चलो बेटा क्लास का टाइम ही खत्म हो गया, अब मेरी 9th क्लास भी है, ये टॉपिक अब कल ही करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। और आपके मैं आंसर्स दिखाती हूँ। चलो देखो आप सबके आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 30% वाला, वो दिया सबसे पहले आंसर। हाँ जी, टीनू ने सबसे पहले दिया, ठीक है, सबसे पहले आंसर 30% वाला। फॉसिल फ्यूल वाला भी टीनू ने सबसे पहले दिया, फिर जितेंद्र ने दिया मिनरल फॉसिल फ्यूल वाला। उसके बाद स्मॉल इज ब्यूटीफुल भी टीनू ने दिया सबसे पहले आंसर, शाबाश टीनू। उसके बाद इट, ठीक है रिदम आपका आंसर।
प्रोडक्शन बाय मासिस भी टीनू ने सबसे पहले आंसर दिया। शाबाश टीनू। टीनू तेरे विलेज में नेट बड़ा फास्ट चलता है। शाबाश, सबके आंसर सही हैं, वेरी गुड। हाँ जी, बस आज की क्लास यहीं ऑफ कर